इंडियाज रोल एज अ ग्लोबल यूनिफायर। आज के टाइम पे जिस तरीके के हालात हैं, पहले एक पैंडेमिक आया जिसने लॉकडाउन लगा के सारे कंट्रीज को एक दूसरे से अलग कर दिया। फिर उसी टाइम पर हमने देखा कंट्रीज के अंदर ट्रेड वॉर चल रहे हैं, यूएसए वर्सेस चाइना। उसी टाइम पे हमने देखा किस तरीके से एक नया वॉर शुरू हो गया, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अभी हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कहा जा रहा है चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, फिर से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। कहा जा रहा है और बहुत सारे पैंडेमिक्स आने वाले हैं। कहा जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज पानी में डूब जाएंगी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरीके से एक केओस से गुजर रही है, जहां पर कोई ग्लोबल लीडरशिप एग्जैक्टली है ही नहीं। सवाल है, क्या इस टाइम पे इंडिया एक ग्लोबल यूनिफायर की तरह काम कर सकता है क्या? और ये सवाल निकलकर आया G20 की हमारी रीसेंट मीटिंग से ही। हमारी G20 मीटिंग में हमने देखा इंडिया ने एक स्लोगन काफी दिखाया सबको, इसकी बात भी की, एंड दैट वाज वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जिसका मतलब होता है द अर्थ इज वन फैमिली। पूरी दुनिया एक ही फैमिली है। वसुधा का मतलब होता है अर्थ। अब कहा जाता है, एक चीज ये कही जाती है कि जैसे हम इंसानों की कोई पर्सनालिटी होती है, हम में से कोई बहुत एग्रेसिव होता है, कोई थोड़ा सा लीनियन किस्म का है, कोई बहुत ही सेल्फिश किस्म का है। ऐसे ही दुनिया में जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस है, जिन्हें हम नेशन कहते हैं, नेशंस ऑल्सो हैव अ पर्सनैलिटी। अब सेल्फिश कंट्री की मैं बात करूं तो अमेरिका तो याद आ ही जाता है। अग्रेसिव कंट्री की बात करूं तो आपको चाइना याद आ ही जाता है। वैसे ही इंडिया के बारे में जब बात होती है, इंडिया एज अ नेशन, तो इंडिया की अपनी एक पर्सनालिटी है। और वो पर्सनालिटी इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट, इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। हमारा सिविलाइजेशन कई टाइम से हमने देखा है वो फोकस करता है कोर वैल्यूज के ऊपर, जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? क्यों क्यों इंडिया हमेशा पीस की बात करता है, हमेशा मीडिएट करने की बात करता है, शांति की बात करता है? क्योंकि इंडिया की जो कोर फिलॉसफी है, आप अगर कोर वैल्यूज देखें तो वो कहां से डिराइव हो रहे हैं। कोर वैल्यूज कुछ ऐसे हैं इंडिया में कि हमारे अंदर, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग्स, वेदर इट इज एनिमल्स, वेदर इट इज ट्रीज और एनीथिंग, हर किसी के अंदर एक डिवाइन एनर्जी है। हर किसी के अंदर आत्मा है, हर कण कण में आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। और माना जाता है कि जो आत्मा है वो ब्रह्म का हिस्सा है, ब्रह्म का एक छोटा सा पार्ट है। यानी ये सारी की सारी एनर्जीज कुल मिलाकर खुद को डिराइव कर रहे हैं एक बड़ी डिवाइन एनर्जी से, जो सबके लिए कॉमन है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो कोर वैल्यू है, यही कोर वैल्यू इंडिया की कोर फिलॉसफी बन जाती है। और इवन हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी ये चीज दिखाई देती है। व्हेन इंडिया सेज वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, व्हाट वी आर विटनेसिंग इज दैट हम सब एक ही कम्युनिटी हैं और इसलिए हमने साथ में रहना चाहिए। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन आवर फॉरेन पॉलिसीज। अब वैसे देखा जाए, आप बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें, ऑन अ फिलोसॉफिकल लेवल ये बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है इंडिया का। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में प्रोग्रेसिव समझते हो ना आप, फॉरवर्ड देख रहे हो, आप पीछे नहीं जाते हो। कुछ कंट्रीज फंडामेंटलिस्ट पॉलिसीज अपनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी में भी फंडामेंटलिज्म आ जाता है, चीजें फिर आगे नहीं जाती, पीछे चली जाती है। अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या इंडिया एग्जैक्टली इंडिया की ये जो वसुधैव कुटुंबकम की आइडिया है, क्या रियल में इंडिया वो चीज कर पाएगा? क्या वो कैपेसिटी है इंडिया के अंदर? तो हम थोड़ा समझते हैं इंडिया ने क्या क्या अभी तक किया है, क्या क्या हम कर रहे हैं। सबसे पहले बात, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे सामने खड़ा है वो है एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी क्लाइमेट चेंज का इशू, जो पूरी दुनिया में हर कंट्री को कहीं ना कहीं जाके वो प्रॉब्लम देने ही वाला है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने खुद मिशन लाइफ लॉन्च किया था, जिसमें बात की गई कि बिहेवियर में चेंज लाने की जरूरत है। लोगों के बिहेवियर को ही चेंज करो ताकि वो जिस तरीके का कंज्यूमरिज्म का कल्चर चल रहा है उसमें बदलाव लेके आए। हमने नेट जीरो की भी बात की। सभी कंट्रीज आज के टाइम पे बात कर रहे हैं कि हम नेट जीरो बनेंगे।
हम ट्रांजिशन करेंगे, जो भी हमारा रिलायंस है ऑन फॉसिल फ्यूल्स उसको हम खत्म करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ट्रांजिशन करेंगे। क्या इंडिया उसमें आगे है? यस। माना जाता है जो एसडीजी गोल्स है, उसके जो टारगेट्स है, उसको कंप्लीट करने में इंडिया काफी अच्छी लीडिंग पोजीशन में आज के टाइम पर ऑलरेडी खड़ा है। दूसरी चीज दूसरी चीज जो G20 में भी थोड़ी सी हाईलाइट हुई, लेकिन बहुत लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कई लोगों को पता भी नहीं होगा क्या होता है ये। देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो लोगों के फायदे के लिए बनाई गई, कोई पब्लिक गुड में बनाई गई कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज। जैसे आपके यहाँ रास्ता बना हुआ है, आपके यहाँ मेट्रो बनी हुई है, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिजिटल लेवल पर आप वर्चुअल इंटरनेट का यूज करके जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो लोगों को हेल्प करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो आपके यहाँ यूपीआई जो सिस्टम है, देखो दुनिया में बाकी कंट्रीज के पास आप जाओ कहीं पर भी, वहां पर पेमेंट करने पर चार्जेस कटते हैं। इंडिया में यूपीआई सिस्टम जो हमने खुद डेवलप करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पब्लिक गुड के लिए बनाया है हमने। पूरा हमारे यहाँ सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लोग कर रहे हैं आज के टाइम पर, जो भी एप्लीकेशन यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यूपीआई को मैं कहूंगा इट्स अ पब्लिक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है वो। अपार्ट फ्रॉम यूपीआई बहुत सारी और चीजें हैं, आप देख सकते हो, आधार वाला सिस्टम हो गया, ई केवाईसी हमारे यहाँ होता है, कोविन कोविन याद होगा आपको, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे थे कोविन पोर्टल पे, वो भी हमने देखा ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ओपन सोर्स हमने रखा हुआ है, उसको हमने कई सारी कंट्रीज को दिया भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बात क्या हो रही है अभी G20 समिट में, इंडिया ने इवन इसकी भी बात की कि सारे कंट्रीज जो भी G20 मेंबर्स है, उन्होंने इस तरीके का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज होंगी जिनके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो पीछे रह गए हैं, उन्हें आप ऐसा कुछ चीज निकाल कर लाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दो। भाई कम्युनिटी एक साथ रहना है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हो, तो ऐसे होगी वो बात, शेयर करो चीजों को। तो क्या इंडिया कर रहा है? यस, इंडिया ये चीज कर रहा है। फिर बात मैंने कही एनर्जी ट्रांजिशन की, कि भाई फॉसिल फ्यूल पे तो अब हमें रहना नहीं है, रिलाई नहीं करना है। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, याद है इसके बारे में सबको। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रिसेंटली G20 की समिट में बना है, इसकी भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। क्या एनर्जी में कर रहा है? यस, इंडिया का दिख रहा है कि हाँ, हम अपनी फिलॉसफी को रियलिटी में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसके बारे में सबसे बड़ा हल्ला इंटरनेशनल फोरम्स में चलता है, वो है मल्टीलैटरलिज्म को लेकर। क्या देख रहे हैं हम आज के टाइम पे? WTO काम नहीं कर रहा है, इतने सारे दो दो वॉर्स अभी के टाइम पे चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बस बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर नहीं पा रही है, और रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यूएन की अगर मैं बात करूं, तो कब बना था? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बना था। उस टाइम पे जो टॉप 5 पावर्स थी, वो आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में है। भाई आज के टाइम पे जो पावरफुल होगा वो होना चाहिए ना वहां पे, इसलिए यूएन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे इंडिया इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, और ये बात करता नहीं, दिखाता भी है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी G20 समिट में हमने अफ्रीकन यूनियन को कहा आप बनो परमानेंट मेंबर G20 के। ये चीज दिखा रहा है कि हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ अपना कदम रख रहे हैं। इसके बाद कुछ अच्छी बातें जो हमने कहीं सुनी नहीं होती, हम बात करते हैं कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, लोगों की, नॉर्मल जो जनता है उनकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। सिर्फ एड देने से कुछ नहीं होता, ह्यूमैनिटेरियन एड आज के टाइम पे गाजा में भी लोग भेज रहे हैं, सिर्फ एड भेजने से कुछ नहीं होता। इंडिया ने अपनी तरफ से एक प्रोग्राम चलाया, ITEC, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस तरीके का एक प्रोग्राम है। कहा जाता है मोर देन 161 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करने में हेल्प की गई है। कैपेसिटी से मतलब होता है कि या तो उन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, उन्हें स्किल डेवलप करने में मदद करी, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। पर इंडिया ने अपनी तरफ से कदम रख के ये चीजें करके दिखाई। अब ये चीजें हो गई। एक और चीज है, जैसे योगा के बारे में हम बात करते हैं, भाई मोदी जी ने ये चीज तो इंश्योर कराई कि यूएन में 21 जून
इंटरनेशनल योगा डे के नाम से हम चलाते हैं। अब देखो, योगा फिर से हमारी कोर फिलॉसफी से निकल कर आ रहा है। क्या बात करता है योगा? यूनिटी की बात करता है, डिवाइन यूनिटी की। माइंड बॉडी इन सब का एक यूनियन बनाने की बात करता है। तो हमारी कोर फिलॉसफी को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए काम तो कर रहे हैं, दिख रहा है। योगा आज के टाइम पे हमारी सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है। एक एक दूसरे देश आप देखो, जो लोग हार्ड पावर का यूज करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। चाइना आप देखो, गलवान में क्लैशेस हो रहे हैं, चाइना की वजह से हमने देखा। आज के टाइम पे जो हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, रशिया यूक्रेन वाला दिख रहा है, हार्ड पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां हम इंडिया वाले सॉफ्ट का पावर का यूज करते हैं, योगा को प्रमोट करते हैं, लोग याद करते हैं इंडिया को इसके नाम से। तो ये चीजें हो रही है। और अभी G20 में तो हमने बात की यार, बहुत सारा हमारे जो कल्चर है सारा का सारा हमने दिखा दिया भाई, कितना डाइवर्स कल्चर है। इतना डाइवर्स होने के बावजूद हम एज ए कंट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम कर सकते हैं तो पूरी दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती है। लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अदरवाइज देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये सारे आर्ग्यूमेंट सुन के तो लगता है कि हाँ यार, इंडिया एक यूनिफायर का काम तो कर सकता है, दुनिया को इकट्ठा ला सकता है ऐसे टर्बुलेंट टाइम्स में। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी समझने होंगे। कुछ चैलेंजेस है जो थोड़ा सा हमारी फिलॉसफी के अगेंस्ट जाते हैं। पहली चीज, नेशनल इंटरेस्ट। कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस फिलॉसफी से नहीं चलता, आइडियलिज्म से नहीं चलता है, वो चलता है कोर हार्ड लाइन नेशनल इंटरेस्ट से। आपके नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज होगी तो वो होगी, नहीं होगी तो छोड़ दो। क्या हो जाता है जब आप बात कर रहे हो कि भाई सबका भला होना चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, लोगों के लिए भला करो, उसके पीछे आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट भी होता है। और वो अलग बात है कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट और इंडिया का वर्ल्ड व्यू एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। क्योंकि हमारा वर्ल्ड व्यू इस बात के साथ जाता है कि एक मल्टीलैटरल और मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जहां पे किसी एक के पास पावर ना हो, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर हो, उसमें से हम भी एक हो, उसमें से हम भी एक हो, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगेन देखो, अगर हमारी नेशनल इंटरेस्ट इस पर हावी हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस कोर फिलोसफी से तो दूर ही जा रहे हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंडिया पाकिस्तान इशू देखो, जो कश्मीर का इशू है, क्या हमने वसुधैव कुटुंबकम की कॉन्सेप्ट लगा के उस इशू को सॉल्व किया बैठ के आराम से शांति से? नहीं, हम झगड़ते रहते हैं, यहां इशू है। दूसरा चीज है कि आप भले ही ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर लो, सवाल है क्या आपके पास उसे एनफोर्स करने की पावर है? अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस बनाया, अमेरिका के पास वो पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, पॉलिटिकल पावर थी, मिलिट्री पावर भी थी, क्योंकि सोल सुपर पावर, चाहे जो मर्जी करे, WTO भी बनवा दिया। क्या इंडिया के पास इतनी प्रोग्रेस है कि वो ऐसी वसुधैव कुटुंबकम की कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कराए, एनफोर्स कराए? सवाल है इसके ऊपर। और जैसे मैंने कहा, कंट्रीज हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रही है, और आपकी सॉफ्ट पावर से तो ये सब होने नहीं वाला है। कोशिश करने अच्छी बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम लगती है। और सबसे बड़ा इशू निकल कर आता है इंडिया की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। बाकी कंट्रीज में भी होता है, लेकिन इंडिया में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, हमारे यहाँ सोशल डिविजन्स बहुत सारे हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स चलता है, कास्ट पॉलिटिक्स चलता है, जिसे हम कई बार कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इंसान की आइडेंटिटी को लेकर पॉलिटिक्स चलता रहता है, उसको लेकर दंगे होते हैं, बहुत कुछ झगड़े चलते रहते हैं। अब जब भी आइडेंटिटी निकल कर आती है ना इंसान की, तो क्या होता है, इंसान सोचता है कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूं, वो दूसरे हैं। अस वर्सेस देम, ये चीज निकल के आती है। तो जब आप अपने डोमेस्टिक लेवल पर ही ये नहीं सोच पाते कि वी आर ऑल वन, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ये चीज सोच पाते हो? तो ये चीज भी एक क्वेश्चन उठाती है हमारे वसुधैव कुटुंबकम की कॉन्सेप्ट पे। तो ये दोनों साइड मैंने बताने की कोशिश की आपको कि कैसे हम इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं और कैसे कुछ चीजें हमारी ही कोर फिलॉसफी के अगेंस्ट जा रही है। बाकी अगर मुझे कंक्लूड करना है, अगर कहना है कि क्या सॉल्यूशन है, क्या वे फॉरवर्ड है, तो एक काफी फेमस अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इफ यू वांट टू गो फास्ट, इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन,
अकेले जाओ अगर फास्ट जाना है तो, बट इफ यू वांट टू गो फार, बहुत दूर जाना है, गो टुगेदर, साथ मिलकर जाओ। तो इंडिया की ये जो पहल है उस पर इंडिया ने काम करना चाहिए। बाकी आगे क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे।